भाई देवेंद्र शर्मा जी, जिनके बारे में मैंने पहले भी कई बार आपको बताया है और 70 से ज़्यादा देशों में उन्होंने खेती से संबंधित सेमिनार, सभाएं, गोष्ठियां और जो विश्व स्तर पर कृषि की नीतियां बनती हैं उनमें सम्मेलनों में, उन सेमिनार्स में, समिट्स में, बैठकों में भाग लिया है और एक आदर्श कृषि व्यवस्था हिंदुस्तान के लिए, एक स्वदेशी कृषि व्यवस्था, एक कुदरती खेती की व्यवस्था कैसी हो सकती है और किस तरह से हिंदुस्तान के खेत खलिहान और किसानों से लेकर के पूरा हिंदुस्तान खुशहाल हो सकता है, उसके बारे में वो प्रामाणिकता के साथ चिंतन करते हैं। आज ऐसे ही कुछ व्यवहारिक और बहुत ही प्रासंगिक बिंदुओं पर प्रकाश डालेंगे। भाई देवेंद्र शर्मा जी का एक बार सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। आदरणीय स्वामी जी और गांव से आए हुए हमारे साथी, जहर की बात स्वामी जी कर रहे थे खेती में उपयोग, तो मुझे एक प्रसंग याद आया कि जब दूसरा महायुद्ध हुआ तो उसमें गैस का उपयोग किया गया था। अगर आपने पढ़ा होगा तो गैस का उपयोग किया गया था। वो जो गैस है जब बच गई, लड़ाई ख़त्म हो गई, तो साइंटिस्टों ने सोचा उसका क्या करें, तो उसका उपयोग उनको नज़र आया कि कीड़े मारने के लिए हो सकता है। तो खेती में वही गैस का उपयोग जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, दूसरे महायुद्ध में उपयोग हो रहा था, उसका उपयोग जो है वो खेती में शुरू हो गया। और ऐसा चक्रव्यूह रचा गया कि पिछले 40, 50, 60 साल से हम देख रहे हैं कि उसके भयंकर परिणाम जो हैं हम सबके सामने हैं। ये माना जाता है कि कीटनाशक हमारे खून में है, महिलाओं के दूध में है, और तो और जो एक पक्षी होता है पेंगुइन, जो कि एंटार्क्टिका में पाया जाता है, आर्कटिक सर्कल में पाया जाता है, उसके भी खून में कीटनाशक पाए गए हैं। यानी कितना दूर तक उसका फैलाव हुआ है कीटनाशकों का। पिछले 60 सालों से हम देख रहे हैं कि कीटनाशकों का जो उपयोग हो रहा है वो हमें कहा जाता है कि बहुत जरूरी है, इसके बगैर आपका गुजारा नहीं है। कहीं ना कहीं किसानों को ये लोभ दिया गया या ये बताया गया, गलत प्रचार हुआ कि अगर आप इसका नहीं छिड़काव करोगे तो कीड़े नहीं कंट्रोल होंगे, कीड़े नहीं कंट्रोल होंगे तो आपकी फसल का नष्ट हो जाएगी, फसल नष्ट हो जाएगी तो आप खुद आत्महत्या कर लोगे। लेकिन अब तो उल्टा हो रहा है, किसान कीटनाशक भी छिड़कता है, संकर बीज भी लगाता है, मशीन भी उपयोग करता है, सब कुछ करता है, उसके बावजूद भी वो आत्महत्या करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं हमें गलत बताया गया था। उस चक्रव्यूह से हमें निकलने की बहुत ज़रूरत है। वो जो चक्रव्यूह है वो महाभारत वाला चक्रव्यूह है, जिसमें अभिमन्यु को 7 चक्रों को भेदना था। वही हाल आज किसान का है। किसान के भी आसपास चक्रव्यूह ऐसा मजबूत किया जा रहा है ताकि किसान जो है अंदर तो धकेला जा रहा है चक्रव्यूह के, लेकिन उसको बाहर निकलने का रास्ता कोई नहीं दिखा रहा। पतंजलि के जो रिसर्च स्टेशन पे जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं वो आपको उस चक्रव्यूह से बाहर निकलने का रास्ता दिखा रहे हैं कि इस चक्रव्यूह से खुद ही निकलिए। आप ये वैज्ञानिकों पे और सरकारों पे मत आशा करिए, आपको खुद ही हिम्मत करनी पड़ेगी। और वो रास्ता जो है वो हम कोशिश करेंगे जितना जितना हम आपके साथ शेयर कर सकें, आपको बता सकें कि ये एक रास्ता है, आप जाके देख सकते हैं। एक तो होता है कि हम लोग दुनिया में क्या हो रहा है उसकी बात करते हैं, दूसरा हम आपको दिखाना चाहते हैं कि उसका बदलाव का तरीका भी क्या है, वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन एक बात और होती है कि इतने सालों से जो कीटनाशक का प्रयोग हो रहा है, अब उस चक्रव्यूह को अगर हम देखें तो चक्रव्यूह का रास्ता जो है थोड़ा और आगे चला गया। अब कीटनाशकों के साथ साथ अब एक, जैसे स्वामी जी कह रहे थे, जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों का भी उपयोग शुरू हो गया। ये जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल क्या होती है? आप में से मैं नहीं जानता कितने लोग जानते होंगे कि बीटी कपास का नाम तो सुना है आपने कि नहीं सुना? बीटी कपास राजस्थान, हरियाणा, छत्तीसगढ़, ये सब जो इलाके आपके हैं जहाँ से आप लोग आए हैं, वहाँ बीटी कपास का तो बहुत प्रयोग होता है। बीटी कपास क्या होता है? बीटी एक एक्चुअली कीटाणु है जो कि जमीन में जो पाया जाता है, मिट्टी में होता है। उसको निकाला वैज्ञानिकों ने, उसको निकाल के उन्होंने कपास में डाल दिया। कपास में जब उसको डाला तो वो पौधे के अंदर जहर पैदा करता है। तो पौधे के अंदर जहर लगातार पैदा होता रहता है, जब तक पौधा खड़ा है
तो उसके अंदर वो जहर अपना पैदा करता है, और उस जहर को जब कीड़ा खाता है तो कीड़ा मर जाता है। तो वो जो जीन जिसके करके वो जहर उस पौधे में आया, उसके नाम पे बीटी जो है उसका नाम आया, तो बीटी कपास हो गया। तो जीन जो है वो हमने उस कीटाणु से लिया जिसका नाम बीटी है, और वो जहर आ गया, कीड़े ने खाया, कीड़ा मर गया। 2-3 साल तो कीड़ा मरता रहा। उसके बाद कीड़ा भी जो है अब इतना शक्तिशाली हो गया कि वो कीड़ा उससे भी नहीं मरता। तो पहले आपको याद होगा एक बोलगार्ड किस्म आई, बोलगार्ड 1, फिर कीड़ा जो है उसके खिलाफ अब नहीं मरता उससे। अब वैज्ञानिक लेके आए हैं, कंपनी मॉन्सेंटो माइको, ये कंपनियां लेके आई हैं बोलगार्ड 2। अब उसमें 2 जीन डाल दिए। चक्रव्यूह जो होता है ना, चक्रव्यूह में 7 चक्र होते हैं, तो इसमें अब 2 तो बायोटेक्नोलॉजी के आ गए कि पहला बोलगार्ड 1 का था, अब बोलगार्ड 2 आ गया। अब 2 जो जीन डाले हैं उससे कीड़ा 2-3 साल तो पहले मरेगा, फिर वो कीड़ा उसके खिलाफ भी जो है नहीं मरता। फिर वो कोशिश कर रहे हैं बोलगार्ड 3 हो जाए। मेरा मानना है कि बोलगार्ड 3 तो नहीं होगा। तो क्या कर रहे हैं वो, अब ऐसा चीज ढूंढ रहे हैं जिसका जहर उससे भी ज्यादा खतरनाक हो। तो आप जानते हैं बिच्छू का जहर, बिच्छू को डंक मारा हुआ तो आप जानते हैं, तो बिच्छू का जीन निकाल लिया। बिच्छू का जीन उन्होंने मक्की में डाल दिया। अब मक्की पे जब कीड़ा खाता है तो कीड़ा मर जाता है, तो इसका मतलब है कि वो जेनेटिकली मॉडिफाई हो गया। तो क्या होगा, अब उस जीन को मक्की से निकालकर अब वो कपास में डाल देंगे। तो इसका मतलब आपके पास अब थोड़े दिनों में एक और नई किस्म आ जाएगी कपास की, बिच्छू 1। बिच्छू 1 से कीड़ा 2-3 साल तो कंट्रोल हो जाएगा, और फिर जो कीड़ा जब उसके रेजिस्टेंट हो जाएगा तो बिच्छू 2 आएगा। फिर साइंटिस्ट सोचते हैं कि अब इससे ज़्यादा खतरनाक क्या हो सकता है, तो उसके ज़्यादा खतरनाक आप जानते हैं सांप होता है। तो फिर आपके पास कोबरा 1, कोबरा 2, यानी कहने का मतलब है कि ऐसा चक्र आपके आसपास बुन दिया जाता है कि वैज्ञानिक कोशिश एक ये है कि आप उसके अंदर ही रहें, बाहर ना निकल पाएं। और ये हम मान के चलते हैं, बताया जाता है कि सब इनका दुरुपयोग नहीं है हम पे, जब हम खाएंगे तो हमें कोई नुकसान नहीं होता। ये तो चलो कपास थी जो कि हम लोग नहीं खाते सीधा, लेकिन इसका भी आप जानते हैं कि कपास के बीज में से उसका कॉटन सीड ऑयल बनता है। वो जो ऑयल है, वो तेल जो है, वो हम लोग भी खाते हैं, जानवर भी खाते हैं। तो वो जो जानवर भी खाएंगे, हम भी खाएंगे, उसका हम पर क्या दुष्परिणाम होगा, अभी तक इस पे कोई स्टडी नहीं आई। फिर आपको याद होगा कुछ साल पहले बीटी ब्रिंजल यानी बीटी बैंगन की बात हुई थी देश में। एक बीटी, वैसा ही जैसे मैंने आपको पहले बताया कपास में जहर लाया गया, वैसा ही जहर वो बैंगन में लेके आए। उनका कहना था कि बैंगन में कीड़ा लगता है कि वो बहुत नुकसान करता है, उससे बहुत ज़्यादा देश की अर्थव्यवस्था नुकसान में जा रही है। पता नहीं सच कहते हैं कि झूठ कहते हैं, लेकिन उसमें एक कोशिश ये थी कि वो जब जीन डाल देंगे तो बैंगन के अंदर जहर पैदा होगा, और जब कीड़ा उसको खाएगा तो कीड़ा मर जाएगा। ये बोला जाता है कि वो जब आप खाओगे बैंगन तो आपको उससे कोई नुकसान नहीं होगा। जैसे स्वामी जी ने कहा, एक बात उन्होंने ये कही कि इसको जब हम पकाते हैं बैंगन को, बैंगन का भरता बनाओ या जो भी सब्जी बनाते हैं, तो जो टेम्परेचर है इतना बढ़ जाता है कि उसमें वो जहर जो है वो घुल जाता है, वो उसका कोई असर नहीं पड़ता। हमने कहा था हमारे तो मालूम नहीं है इस देश में कितनी महिलाएं ऐसी हैं या घर के जो लोग जो सब्जी बनाते हैं कितने ऐसे हैं जो कि टेम्परेचर का देख के थर्मामीटर रख के अपनी सब्जी बनाते हों कि भाई इतना टेम्परेचर हो गया, अब जहर खत्म हो जाएगा। तो ये हम सब जानते हैं कि उसमें जहर रहता था। और उसके ऊपर एक देश में हम लोगों ने कोशिश की सारे देश में अवेयरनेस करने की, इसको जागृति करने की, और आपको मानिए आपके हमें 4 साल लगे। 4 साल के बाद देश सचेत हुआ, खड़ा हुआ, और सरकार ने उसके ऊपर बैन लगा दिया, उस पर रोक लगा दी। लेकिन वो रोक जो है वो खत्म नहीं होती है। उस समय एक सवाल जो मेरे मन में आया था, जो बहुत दिनों से मैं उसको जूझ रहा था, वो सवाल ये था कि जब भी हम बैंगन बीटी को या जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल जिसको हम कहते हैं, उसको जब हम आदमी के लिए कहते हैं कि ये ठीक है, तो सबसे पहले हम चूहे पे उसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि चूहा हमारी श्रृंखला में, मैमल्स की श्रृंखला में सबसे छोटा होता है। तो चूहे में वो जो उसको जब हम ट्राई करते हैं, उसको खिलाते हैं, तो वो जो चूहा है वो 90 दिन का हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। वैज्ञानिक चूहे में जेनेटिकली मॉडिफाइड जो भी फसल होगी उसको 90 दिन के लिए वो खिलाते हैं। ये माना जाता है कि चूहा में 90 दिन यानी आदमी के 24 साल।
तो इतने पे ट्रायल किया जाता है, एक्सपेरिमेंट किया जाता है कि वो कहते हैं 90 दिन ठीक है, चूहा ठीक रहा तो इसका मतलब है कि आदमी पे कोई इसके दुष्परिणाम नहीं होंगे। लेकिन मैं कभी सोचता था कि चूहे की पूरी उम्र होती है औसतन 2 साल, जो हमारी जो लाइफ स्पैन है हमारी उम्र के बराबर होती है। तो हम 90 दिन का एक्सपेरिमेंट करते हैं, हम 2 साल का क्यों नहीं करते? जरा सोचिए कि साइंटिस्ट अगर 90 दिन का एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, 90 दिन उसको जेनेटिकली मॉडिफाइड क्या कहते हैं, गेहूं हो या मक्की हो या कुछ भी दाना हो उसको खिला सकते हैं, तो 2 साल का क्यों नहीं कर सकते? 2 साल का इसलिए नहीं करते क्योंकि उनको दिखता है उससे बीमारी जो है या उससे क्या दुष्परिणाम होंगे वो बहुत आपके सामने आ जाएंगे, और जब सामने आ जाएंगे तो आप उसका उपयोग बंद कर देंगे। बहुत साल हमने इसका पूछा, कोई जवाब नहीं मिला। हमारे एक मित्र साइंटिस्ट हैं, उनका नाम है डॉक्टर सिरालिनी। ये फ्रांस में एक यूनिवर्सिटी में माने हुए साइंटिस्ट हैं। उन्होंने चुपचाप किसी को बताए बगैर एक अध्ययन किया। उन्होंने 200 चूहों को जेनेटिकली मॉडिफाइड मक्की, जीएम मक्की खिलाई। वो राउंड अप रेडी भी उसमें एक केमिकल होता है, वो भी साथ में उसके साथ था। और आपको हैरानगी होगी, वो चूहों की शक्ल आप या चूहों का देख सकते हैं, आपके सामने है। 2 साल उन्होंने वो जेनेटिकली मॉडिफाइड, अगर आप बैंगन खाते तो आपकी भी हालत ऐसी होनी थी, क्योंकि हमें उसमें आधी चीज बताएगी कि 90 दिन तक तो आप ठीक रहते हैं, लेकिन 2 साल चूहे के, जैसे मैंने आपसे कहा, 2 साल चूहे के हमारी पूरी जिंदगी बराबर है। ये 2 साल का एक्सपेरिमेंट के बाद आप देखते हैं कि ये इस बाईं तरफ, मेरी तरफ देखेंगे अगर आप, ये दाईं तरफ जो देखेंगे चूहा, ये फीमेल रैट है। इसके जो मेमोरी ग्लैंड्स का इसमें ट्यूमर देखते हैं आप, ये कम से कम 50 गुना बड़ा है जो नॉर्मली हो सकता है। महिलाओं में, फीमेल रैट्स में, चूहों में ये पाया गया कि मेमोरी ट्यूमर्स और पिट्यूटरी ग्लैंड्स में प्रॉब्लम हुई भयंकर। और जो पुरुष थे, जो मेल चूहे थे, उनको आप देख सकते हैं उसमें किडनी में, लिवर में, स्किन में, ब्लड में, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, ये सब कुछ हुआ, लेकिन ट्यूमर भी देख सकते हैं। और ये उसमें रिपोर्ट में आया है, ये सामने आपके फोटो है, कि जो ट्यूमर है उसमें वो तकरीबन 2.5 से 3 से लेके 25 गुना भी बड़े बड़े ट्यूमर हुए हैं, अगर 2 साल हम चूहों को अपना जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड खिलाएं। जब ये रिपोर्ट आई तो दुनिया में हाहाकार मचना था। सितंबर में ये रिपोर्ट आई तो दुनिया में हाहाकार मचा। सब लोगों ने, इंडस्ट्री ने भी, साइंटिस्टों ने भी कहा कि ये स्टडी बेकार है। उन्होंने कहा कि ये चूहे गलत थे। तो साइंटिस्ट ने जवाब दिया कि ये चूहे वही हैं जो मॉन्सेंटो ने अपने ट्रायल्स में, अपनी रिसर्च में किए हैं। तब उन्होंने कहा कि आपने 200 चूहे लिए हैं, ये कम थे। उसने कहा जो टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडी होती है उसके हिसाब से हमने और भी ज्यादा लिए चूहे। यानी कहने का जो उस पर इल्जाम लगाए गए उसका सबका जवाब दिया गया। लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता था आज कि आप ये समझें, अगर आप ये समझेंगे इस आवाज को, जो जागृति आप फैलाएंगे, क्योंकि आप इसको लेके जाएंगे कि देखिए आपके सामने है, आप देख सकते हैं अपनी आंख से कि ये चूहों का हाल हुआ। और ये अगर चूहों का हाल होता है, अगर चूहे ठीक हों तो वो चीज जो है वो आदमी के लिए, इंसान के लिए लाई जाती है कि वो उसको ठीक होगी। अगर यही चूहों का हाल होगा और हमसे छुपाया जाए, और यही जो खाद्यान्न है वो हमें दी जाए, जो बीटी की फसलें हैं, तो आप ये समझ सकते हैं कि आज तक आपको पता चलना ही नहीं था कि आपके ऊपर क्या इसका दुष्परिणाम होगा। तो इसके नीचे षड्यंत्र देखिए, राजनीति देखिए कितनी भयंकर थी कि आपसे ये छुपाया जा रहा था। सारी दुनिया से ये छुपाया जा रहा था कि ये खाने के बाद क्या नुकसान हो सकते हैं। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा एक जो डॉक्टर सिलालिनी का जो ये उपयोग रहा है, उसने दुनिया की आंखें खोली हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस रिसर्च के ऊपर जितना पैसा लगा है उतना तो किसी यूनिवर्सिटी का बजट भी नहीं होता। और यही एक कारण है कि यूनिवर्सिटीज़ के पास, जो हमारे शोध संस्थान है, वो ऐसी स्टडीज नहीं करते क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता। जितना पैसा उनके पूरा साल में मिलता होगा वो तो शायद इसमें इस स्टडी को पूरा ही नहीं कर सकता। तो ये मतलब कहने का कि सरकारें जान के कोशिश करती हैं कि यूनिवर्सिटी काम ना करें, ये बताएं ना, ताकि उनको पैसा ना दिया जाए। ये आप अगर ये समझें तो ये चूहे का जो चक्र है, और ये सोचें कि आप ये इसका असर नहीं पड़ता, तो मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। बीटी कपास का जब हम उपयोग करते हैं तो हम ये मान के चलते हैं ये तो किसान ही ज़्यादा जूझेगा, या जो कीट हैं उसके कपास के, उनको ही नुकसान होता है। लेकिन अभी हाल में कनाडा में एक स्टडी आई।
वो स्टडी ये कहती है कि वहां की कनाडा की महिलाएं जो कि प्रेग्नेंट हैं, उन महिलाओं में 93% में वो बीटी जीन पाया गया उनके अंदर। और जो भ्रूण होता है, फीटस होता है, उसमें 80% फीटस में भी वो जीन पाया गया। इसका मतलब यह हुआ कि वो एक्चुअली वो जो बीटी जीन जब आपके अंदर भी आएगा तो वो अंदर भी वो जहर पैदा करता रहेगा। लेकिन अभी तक हमने ये स्टडी नहीं किया कि इसके दुष्परिणाम क्या हैं हमारे सामने। ये स्पष्ट हो गया है कि आपके बॉडी के अंदर भी वो बीटी कपास के जो जीन की बात करते हैं, वो अगर पौधे में जहर पैदा करता है तो आपके अंदर भी वो कुछ कर रहा है जो हमको अभी तक नहीं पता चला। तो इसका मतलब यह हुआ कि आने वाले दिनों में आप इसका देखेंगे कि ये जैसा पहले कहा कि एक तरह का ये गुब्बारा ही फटेगा कि आपको समझ आएगा कि ये सारा जो सोसाइटी को नुकसान हो चुका, ये ऐसी चीजें आ रही हैं। इसका मतलब क्या है? देखिए, जब तक आप अपने खाद्यान्न को, अपने भोजन को नहीं खराब करोगे, तब तक आपके अंदर बीमारियां ज्यादा नहीं आएंगी। और जितना आपका भोजन खराब होगा, जितने आपके खाद्यान्न खराब होंगे, जितनी आपकी खेती खराब होगी, उतना ही आपके खाद्यान्न खराब होंगे और उतना ही आप जब खाओगे तो आपको भी बीमारी आएगी। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपको पौष्टिक आहार ना मिले तो फिर क्या होगा कि आपको बीमार होंगे, आपको बीमारियां आएंगी अलग अलग किस्म की, जिसमें कैंसर भी है, ट्यूमर्स भी हैं, ये सब कुछ आएगा। और जब ये सब आएंगे तो आपका खर्चा बढ़ेगा मेडिकल पे। आज ये जैसा स्वामी जी हर बार कहते हैं, आज शायद ही कोई घर हो जिसमें आपका दूसरा तीसरा हर उसमें परिवार का जो सदस्य है जो दवाइयों पर नहीं जीवित है। कोई ना कोई दवाई खा ही रहा है। वो घर के आसपास देख लीजिए, अपने ही घर में देख लीजिए। और वो जितनी दवाई आप खाएंगे उतनी देश की हमारी जीडीपी बढ़ती है, ग्रोथ होती है। और जितनी ग्रोथ होती है उतना आप देखते हैं कि जीडीपी की हम बात करते हैं, जितने आप बीमार होंगे उतना ग्रोथ होगी। तो जब आपकी जीडीपी यहां से जितनी दवाइयों का उपयोग बढ़ेगा, तो जब दवाइयों का उपयोग बढ़ेगा तो लाजमी है कि आपको इंश्योरेंस भी चाहिए। तो इंश्योरेंस का भी साथ साथ में उसका उपयोग बढ़ता है। तो तीन चीजें हैं जो दुनिया की अर्थव्यवस्था को चलाती हैं। पहली तो है कि आप खाद्यान्न को खराब करिए, आपको ऐसा खाद्यान्न मिले जो कि आपको बीमार करे, आपको बीमारियां लगाए, तरह तरह के आपके उसमें दुष्परिणाम हो। आप उसका मतलब है कि आप उसको खरीदेंगे मार्केट से, तब भी ग्रोथ होगी। दूसरा है कि जब आप दवाइयों पर टिकोगे, अस्पताल जाओगे, ये सब चीजें होंगी, तब भी ग्रोथ होगी। फिर है कि आप इंश्योरेंस लोगे, तब भी ग्रोथ होगी। तो ये तीन बड़ी बड़ी इंडस्ट्री हैं जो दुनिया की इकोनॉमी को चला रही हैं, और इसको आप ग्रोथ कहते हैं। और यही एक कारण है कि जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री है, इंश्योरेंस बीमा जो कंपनियां हैं, अमेरिका में ये देखा गया कि बीमा कंपनियां जो हैं वो फूड में इन्वेस्ट करती हैं, वो पैसा फूड में लगाती हैं। क्यों लगाती हैं? वो बीमे में नहीं लगाती, वो फूड में लगाती हैं, क्योंकि उनको मालूम है जितना फूड खराब दोगे उतना ही बीमा ज्यादा करेंगे। तो ये चक्कर चलता है, फूड खराब होगा, मेडिसिन हॉस्पिटल बढ़ेंगे और फिर बीमा भी बढ़ेगा। तो ये चक्र आपको समझना है कि ये क्यों हो रहा है। अभी आप देख रहे हैं हमारे देश में एफडीआई बीमा में भी लाई जा रही है। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि आप ज्यादा बीमार हो, आपको ज्यादा बीमे की जरूरत पड़े। ये डेवलपमेंट का रास्ता है और ये सारी दुनिया में ये चल रहा है। और हमारे देश में भी अब ये मौखिक रूप से, मौलिक रूप से, या कहें आप इसको मुख्य रूप से लाया जा रहा है ताकि ये पॉलिसीज जो हैं हमारे देश में भी चलें, हमारे देश की भी ग्रोथ हो। ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें हैं, जो बीटी कपास की हम बात करते हैं, 2002 में ये भारत में शुरुआत हुई। जब 2001 में जब ये फसल आई भारत में, तो उस समय सरकार ने एक कमेटी होती है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, उसने हमें भी इनवाइट किया था। हम 4-5 लोग उसमें गए थे। उस समय हमने उनको कहा था कि आपके ये जो रिजल्ट्स हैं गलत हैं। हमारे बहुत कहने के ऊपर उन्होंने 1 साल और कंपनियों को कहा इस पे रिसर्च करिए। 1 साल के बाद उसको अप्रूव कर दिया गया, यानी उसको किसानों को कहा इसको लगाइए। किसानों ने लगाया। अब प्रॉब्लम ये थी कि कपास में आप जानते हैं, कपास में कीड़ा जो है लगता है, सुंडी जिसको कहते हैं या बोलवर्म कहते हैं इंग्लिश में, वो कीड़ा लगता है। और वो जो कीड़ा है बड़ा घातक है, बड़ा खतरनाक कीड़ा है। उस कीड़े का प्रकोप इतना होता है कि जितने देश में कीटनाशक दवाइयां छिड़की जाती हैं, उसका आधा यानी 50% जो है सिर्फ एक कीड़े को मारने के लिए उपयोग होता है।
तो वो कीड़े को मारना ही सारी इंडस्ट्री का जॉब हो गया। एक मतलब एक ही काम हम कर रहे हैं, एक कीड़े को मार रहे हैं। अब स्वामी जी ने कहा कि एक मच्छर नहीं संभाला जाता, तो एक कीड़े को संभालना कौन सा आसान है। तो वो उसपे सूंडी पे लगे हुए हैं सारे, और वो सूंडी जो है वो जितनी आप दवाई छिड़को उससे ज़्यादा वो 2-3 साल में फिर, जैसे मैंने कहा, वो उससे नहीं मरती। तो ये बीटी लाए कीड़ा जो है, जैसे मैंने पहले कहा, उसने खाया 2-3 साल, वो ठीक रहा, लेकिन उसके बाद फिर वो नहीं मरा। अब जो बोलगा 2 आ गया है, अब तो ये हालात हो गए कि अगर आप दवाई ले आए, केमिकल पेस्टिसाइड जो कीटनाशक हैं, कीटनाशक की बोतल ले आइए, बोतल के अंदर वो सूंडी डाल दीजिए, सूंडी तब भी नहीं, इतनी तकड़ी हो गई है वो। तो इसका इलाज उन्होंने क्या कि अब बोलगा 2 ले आए। बोलगा 2 मतलब वो कपास की दूसरी वैरायटी आ गई है, BT2। उसका इन्होंने ऐसा उपयोग किया सारे देश में, और ये देखिए यहां भी षड्यंत्र चलते हैं। अब कपास में किसानों के पास देसी किस्में भी हैं, अंग्रेजी किस्में भी हैं। अंग्रेजी किस्म में तो डाल दिया गया BT का जीन, लेकिन देसी में नहीं डाला गया, ना ही उनको जरूरत थी। वो संकर था इसलिए डाल दिया, क्योंकि मालूम है कि हर साल संकर का बीज लेना पड़ता है आपको। तो वो हुआ। अब क्या हो गया, उन्होंने सोचा कि अगर ये देसी बीज रहेगा बाजार में तो किसान हो सकता है कि ज़्यादा देसी बीज भी लगाएं। तो उन्होंने क्या किया, कंपनी ने और वैज्ञानिकों ने मिलकर ऐसा पूरा षड्यंत्र रचा कि मार्केट से, बाजार से देसी बीज ही खत्म कर दिया। अगर आज जाओ, कपास का देसी बीज आपको बाजार में नहीं मिलता। आपके पास कोई चारा ही नहीं है BT के मांगने के अलावा, BT ही मिलेगा आपको। वो बीज का ये हुआ कि आज 93% जो देश का कॉटन का एरिया है वो आज BT के नीचे आ चुका। कंपनियां कहती हैं कि देखो किसान हमारे कितने बुद्धिमान हैं, उन्होंने हमारा बीज का उपयोग किया। आप लोग जो है वो कहते हो कि बीज गलत है, लेकिन किसान तो जानता है अच्छा, इसलिए ले रहा। इतने सालों से ये प्रोपेगेंडा चलता आया। इस साल विदर्भा में, जहां की बहुत कपास होती है, अभी कुछ दिन पहले की बात है, सरकार ने खुद माना, महाराष्ट्र की, कि वहां पर कपास का BT कॉटन ही वहां पर सारे उसमें लगती है, 40% इस बार कपास की पैदावार कम हुई है। विदर्भा में आप जानते हैं कि आत्महत्याओं का दौर बहुत ज्यादा, आप जानते हैं, पढ़ते आए हैं। पिछले साल 3,500 किसानों ने आत्महत्या की थी विदर्भा में, महाराष्ट्र में, और उसमें अब उसके बाद 40% जो है फसल का नुकसान हो गया, कम हुई है पैदावार।